हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी किसकी सुना रहा हूँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कहानी का एक पार्ट आपको पहले सुना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख लेना, तब कहानी सुनने में पूरा मज़ा आएगा आपको। आधी अधूरी कहानी में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ जो पहले बताया था, ताकि आगे हम बढ़ सकें। तो देखो, ये था, हमने बात की थी कि जब तक किसी मेटेलिक कंडक्टर में, हम स्पेसिफिकली मेटेलिक कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है कि जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी होती है जिसको आप थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास आती है जो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास एक वेलोसिटी होती है जिसको आप थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और इस थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत हाई होता है, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई। लेकिन इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट डेवलप नहीं हो पाती है। रीज़न हमें मालूम है कि थर्मल वेलोसिटी, मैंने जैसे बताया था कि ब्लाइंड मोशन है, डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रॉन के पास। पूरे वायर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जबकि करंट बेसिकली किसका नाम है? फ्लो का। फ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए आप बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने से एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है वायर के अक्रॉस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पूरे वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है लाइट की स्पीड से, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो ड्रिफ्टिंग होती है ये बहुत स्लो रेट से होती है, बहुत कम ड्रिफ्टिंग होती है। और उसका रीज़न भी हमने देखा था कि ये ड्रिफ्टिंग का रेट इतना स्लो इसलिए होता है क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, पॉजिटिव आयंस के साथ भी होता है और आपस में भी होता है। तो ये फ्रीक्वेंट कोलिजन्स की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है? फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ऑर्डर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, ऑर्डर इतना है, फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड किया था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन के, जिसमें स्मॉल ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और के एक कांस्टेंट था, जिस कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस के की वैल्यू बढ़ती है, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। क्योंकि रीज़न बड़ा सिंपल है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं का मतलब आप हीट एनर्जी और ज़्यादा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और उस हीट एनर्जी से उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, और थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से रेंडमनेस उनके मोशन में बढ़ेगी, और रेंडमनेस बढ़ने से कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और कोलिजन अगर फटाफट होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि जो करंट इसमें डेवलप हो रही है इस वायर में, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हो रही है। तो डेफिनेटली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई एक रिलेशन तो होना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सबसे पहले उसको फाइंड कर लेते हैं कि हाउ द करंट इज कनेक्टेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको बताया कि दो वेलोसिटी हैं इलेक्ट्रॉन के पास। बैटरी कनेक्ट करने से पहले थर्मल वेलोसिटी है, जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो किसी काम की नहीं, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद थर्मल वेलोसिटी तो अभी भी है, एक वेलोसिटी और आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करंट इन द वायर। तो मैंने जैसे कहा कि क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट आ रही है, दोनों में एक रिलेशन 100% होना चाहिए। तो उस रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इससे पहले कि इस रिलेशन की बात करें, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले ये बता देता हूं, फिर इसकी थोड़ा और डिटेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कि किसी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब
थोड़ा इसकी फाइन डिटेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की देखिए, किसी कंडक्टर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की का जो नंबर है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स होती है, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होती है, लेकिन एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अब इसमें एक छोटे सा पॉइंट छुपा है, देखिए दो बातें हैं, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, और अभी तक तो ये समझ में आ ही गया है कि जो कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है ना। तो जिस कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो उतना बढ़िया कंडक्टर, क्योंकि कंडक्ट तो अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं करना है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम के अंदर, तो वो एटम के बाहर जो करंट का फिनोमेना है उसमें कंट्रीब्यूट डेफिनेटली नहीं करेगा। तो करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ठीक है। तो जिस कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा वो उतना बढ़िया कंडक्टर, एक बात। दूसरी बात कि किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ना उसको बढ़ा सकते ना कम कर सकते। जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू होगी, उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते कम भी नहीं कर सकते। यानी कॉपर को अगर आप चाहें कि और बढ़िया कंडक्टर हो जाए, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल आता है जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स नहीं होती है, इसीलिए वो सेमीकंडक्टर होता है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी कर सकता है। उस मटेरियल में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ाते जाएं तो वो अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, और अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कम करते जाएं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। दैट्स वाई दैट मटेरियल इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करना बेमानी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमने रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये वायर है या कंडक्टर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो मान लीजिए a है, और इसकी लेंथ कितनी है? l, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए n है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है का मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर कितने होंगे? अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो इसको मैं इस वायर के पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इज a इंटू एल। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। तो टोटल फ्री चार्ज कितना अवेलेबल है? टोटल फ्री चार्ज, फ्री चार्ज का मतलब जो चार्ज मूव कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e, और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? इतने, तो मल्टीप्लाइड बाई n इंटू a इंटू एल। इतना फ्री चार्ज अवेलेबल है। इसको अगर मैं Q से डिनोट कर दूं, अब मान लीजिए कि ये Q चार्ज इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होता है t सेकेंड में, t सेकेंड में इसके इस क्रॉस सेक्शन से या इस क्रॉस सेक्शन से, और ये तो पक्का है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे, यहां से बाहर आ रहे होंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड में इतना चार्ज मान लीजिए फ्लो करता है। सो इन t सेकेंड्स कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q। तो एक सेकेंड में कितना होगा? Q अपॉन टी, और Q अपॉन टी को आप क्या कहते हैं? करंट। Q की वैल्यू डाल देते हैं, ये Q है, तो यहाँ पे अगर मैं Q की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो करंट आएगा N E A L अपॉन टी, और ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। और हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह स्पीड आएगी, और कौन सी स्पीड आएगी? ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि इसी की वजह से करंट है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप देख पा रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज़्यादा करंट।
ये है, ठीक है। अब और ये करंट ए पे भी डिपेंड कर रही है, ये भी ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। तो अब इस रिलेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँ, आई अपॉन ए कर दूँ, तो ये हो जाएगा एन ई वी डी, और आई अपॉन ए हमने पढ़ा है क्या होता है, करंट डेंसिटी डिनोटेड बाई जे। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन आ गया, देखिए। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है, अब देखो यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि मान लीजिए आपको एक वायर दिया है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है ऐसा, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। इस वायर की जो करंट है वो मान लीजिए I है, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि अगर इस क्रॉस सेक्शन की करंट डेंसिटी J1 है और इस क्रॉस सेक्शन की करंट डेंसिटी J2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की VD2 है, इस क्रॉस सेक्शन की करंट I1 है और इस क्रॉस सेक्शन की करंट I2 है, तो इनमें रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन बताना है। तो मुझे मालूम है कि जब स्टेडी स्टेट में कोई कंडक्टर होता है या उस कंडक्टर में करंट अगर स्टेडी स्टेट में है तो उसके हर क्रॉस सेक्शन की करंट सेम होती है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके। तो इस करंट को आप इस क्रॉस सेक्शन के लिए ले लीजिए, इसके लिए ले लीजिए, इसके लिए ले लीजिए, करंट वुड बी सेम। तो I1 I2 में क्या रिलेशन आएगा कि I1 इज इक्वल टू I2, तो दोनों करंट सेम होंगी। इनफैक्ट आप किसी भी और क्रॉस सेक्शन की करंट ले लीजिए, वो भी उतनी ही आएगी, सेम आएगी करंट। अब आया करंट डेंसिटी। अब देखो करंट जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, ये क्रॉस सेक्शन कम है, तो इस क्रॉस सेक्शन की करंट को मैं लिखूंगा I अपॉन A1 और ये हो जाएगा J1, और दूसरे क्रॉस सेक्शन की करंट में लिखूंगा I अपॉन A2, ये हो जाएगा J2। तो डेफिनेटली जो J1 है वो J2 से कम है, तो करंट डेंसिटी यहाँ कम और वहाँ ज़्यादा। अब आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का देखो डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा सीधा कनेक्शन है। तो जहां करंट डेंसिटी कम है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी, तो यानी यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, वहां ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बहुत फाइन डिटेल अभी भी बची है। तो इस रैंडम मोशन की वजह से करंट डेवलप नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वायर में या कंडक्टर में करंट डेवलप हो तो फिर आप सेल कनेक्ट करते हैं। सेल का क्या रोल होता है कि जैसे ही आप सेल कनेक्ट करते हैं, इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस पूरे वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ रही है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर होता है। अगर ये कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो मिलेगा, लेकिन कंडक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन यहाँ बदल गई है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही होती है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन बाहर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। कंटिन्यू करते हैं। तो अब आपने सेल कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, और सारे इलेक्ट्रॉन पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। तो इनके पास एक वेलोसिटी और आ जाती है जिसको आप कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं जो ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देगा। मैंने यहाँ पर इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एट रैंडम आप उठा लीजिए, जब तक आपने सेल कनेक्ट नहीं किया है, यानी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। तो अगर बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ थर्मल वेलोसिटी के भरोसे अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं
तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन को अगर आप डिस्कस करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, थोड़ी दूर आगे जाएगा, फिर कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन पॉजिटिव आयंस के क्राउड में मूव करना है। और दिक्कत क्या है कि इनके मोशन में वेलोसिटी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन दोनों पॉजिटिव आयंस के बीच में जो गैप है, इस गैप में से बीच में से निकल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इनके पास थर्मल वेलोसिटी है और उस थर्मल वेलोसिटी में रेंडमनेस है, तो उस रेंडमनेस की वजह से इनके कोलिजन्स होते हैं, आप सेल कनेक्ट करें या ना करें, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी सेल कनेक्ट करने के पहले भी रहती है और सेल कनेक्ट करने के बाद भी रहती है। सेल कनेक्ट करने के बाद एक वेलोसिटी जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं वो और आ जाती है। हमने थर्मल वेलोसिटी के ऑर्डर को भी डिस्कस किया था, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकेंड होती है। ये भी हमने बात की थी पिछले डिस्कशन में। तो आगे बढ़ते हैं, आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रॉन का मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप वायर में देख रहे हो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यही इलेक्ट्रॉन अब कैसे मूव करेगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर को लग रहा है। अगर आपसे पूछेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिस इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना था वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से ये ड्रिफ्ट हुआ, तो जिसको ऐसे जाना था वो ऐसे जाएगा। अब यहाँ से आगे की जर्नी मान लीजिए इसने ऐसे ट्रेवल की, फिर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, देखो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये आएगा ऐसे ही, फिर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, हर बार थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है। कोलिजन्स हो जा रहे हैं तो नए सिरे से इसको अपना मोशन स्टार्ट करना पड़ रहा है। यहां से यहां तक का इसका जो मोशन है उसका इस मोशन से या इस मोशन का इस मोशन से कोई रिलेशन नहीं है। यहां से यहां तक का मोशन कैसा होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से यहां तक कैसा हुआ था, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट है। और कोलिजन्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी ध्यान रखिए। कोलिजन कब हो जाएगा पता नहीं, कभी भी हो सकता है थोड़ा सा आगे जाके हो जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा आगे जाके हो, तो हर बार कोलिजन की टाइमिंग सेम नहीं होंगी। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर एक टर्म जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हिंदी में आपको बताऊं रिलैक्सेशन टाइम, तो इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, और रिलैक्स करने का मतलब जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन पॉजिटिव आयन के साथ जब होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत हैवी पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जब पॉजिटिव आयन से होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ बैड एक्सपीरियंस फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कब करेगा, दो कोलिजन्स के बीच में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, कि इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। यहां से यहां तक जितना टाइम लिया वो रिलैक्सेशन टाइम, यहां से यहां तक जो टाइम लिया वो रिलैक्सेशन टाइम। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। अब इस टाउ की कहानी भी आप समझ लीजिए। ये रिलैक्सेशन टाइम हर बार अलग अलग आएगा, यहां से यहां तक का रिलैक्सेशन टाइम अलग, यहां से यहां तक का अलग, यहां से यहां तक का अलग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोलिजन कब होगा नहीं मालूम। जल्दी हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम कम, यानी रिलैक्स करने का टाइम भी कम मिला उसको। देर में जाके कोलिजन हुआ, थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे जाके हुआ, तो फिर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा। यानी हर बार ये रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग आएगा। अगर मैं मान लूँ कि इस जर्नी का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 है, इस जर्नी का रिलैक्सेशन टाइम टाउ 2 है और इस जर्नी का टाउ 3 है, तो ये हर बार अलग अलग आएगा। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली है आगे के डिस्कशन में। ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा थर्मल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और थर्मल वेलोसिटी के साथ रेंडमनेस अपने आप आ जा रही है, और रेंडमनेस इन द मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिजन। तो
तो अब आप सीक्वेंस देखिए, हाई टेम्परेचर, मोर थर्मल वेलोसिटी, मोर रैंडमनेस, रैंडमनेस ज़्यादा तो कोलिजन फटाफट होंगे, फटाफट कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का कनेक्शन है, हाई टेम्परेचर का मतलब लेस रिलैक्सेशन टाइम। एक बात यहीं पे दूसरी टर्म भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, हालांकि हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली है। इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्टेटमेंट एक जैसा है, जैसा रिलैक्सेशन टाइम का था वैसे ही मीन फ्री पाथ का है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो रिलैक्सेशन टाइम में आप टाइम की बात कर रहे हैं, मीन फ्री पाथ में आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें दो सक्सेसिव कोलिजन्स के लिए डिफाइन हो रही है। टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मीन फ्री पाथ। और ओबियसली दोनों ही टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर होगा मीन फ्री पाथ भी उतना कम होगा, क्योंकि कोलिजन फटाफट हो रहे होंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात कि अब देखिए, मान लीजिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक का मोशन इलेक्ट्रॉन ने u1 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ये वाला मोशन इसने u2 वेलोसिटी से स्टार्ट किया, और जैसे मैंने अभी बताया कि इस u2 का u1 से कोई लेना देना नहीं। ये वाली जर्नी इसने u3 से स्टार्ट की। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने इसको ड्रिफ्ट किया, तो इस डायरेक्शन में इसके पास मान लीजिए जो वेलोसिटी आई v1, इसी तरह से यहाँ जब ये आया तो ये वेलोसिटी इसके पास आई v2 और ये वेलोसिटी इसके पास आई v3। तो अगर आप ध्यान से देखें, एंड आई होप आप देख रहे होंगे, तो हर बार जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में आ रही है, देख रहे हैं। जबकि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें रैंडमनेस है, यानी कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन अपना नेक्स्ट जर्नी किस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा ये नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि जर्नी खत्म होने तक एक वेलोसिटी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मिलने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां से u1 से स्टार्ट हुआ, इतना टाइम लिया यहां से यहां आने तक, ये वेलोसिटी इसके पास आई। यहां से u2 से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां आने में इतना टाइम लिया, ये वेलोसिटी इसने एक्वायर की, एंड सो ऑन। अब हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे आप देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वायर के अंदर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, V/L। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर कितना है, V। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, L। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, V/L। कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, E = -dV/dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये V/L आ गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना फोर्स लगेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, F = Q × E, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, कि Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, e, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो ये फोर्स लगा। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतना फोर्स लगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देता हूं V/L से। ये फोर्स लगा, फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, और आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का ये जो एक्सप्रेशन है ये सारे इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसा होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहने वाली है, और वो डायरेक्शन यही होगी, पक्की बात है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू और डायरेक्शन एक जैसी, ठीक है। तो अब इस एक्सेलरेशन से ये अपनी जर्नी कर रहा है। अब आगे क्या, तो आगे क्या है कि यहां से यहां तक की जो इसकी जर्नी है, उसके लिए मैं अगर ये इक्वेशन अप्लाई करता हूं V = U + AT, इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, तो इस जर्नी के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो क्या लिखूंगा, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान रखना डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लिखूंगा। तो इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, U1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, V1, रिलैक्सेशन टाइम कितना है, τ1, और एक्सेलरेशन तो A ही रहना है। फिर ये वाली जर्नी के लिए अगर ये इक्वेशन अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा V2 = U2 + A एक्सेलरेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम दिस,
एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ आने तक की पूरी जर्नी की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज ये वेलोसिटी क्या आएगी अगर मुझे फाइंड करना है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं फाइनली। तो ऑन एन एवरेज क्या आएगी, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालोगे, इनको ऐड करोगे। तो इन सबको ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, प्लस एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम ऐड हो जाएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन। अब क्योंकि एवरेज निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ऑल टुगेदर इतने कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि ये सारा डिस्कशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहा है। तो मान लीजिए इतने कोलिजन्स होते हैं, तो इनको सबको आप n से डिवाइड कर दो। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n, ये एवरेज आ गया फाइनल वेलोसिटी का। u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n कर देंगे, ये एवरेज आ गया इनिशियल वेलोसिटी का, प्लस एक्सेलरेशन और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डिवाइडेड बाई n, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया। अब यहाँ पे वो बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में रेंडमनेस है। तो जब आप इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो बिकॉज ऑफ द रेंडमनेस इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये कितना आएगा, 0। जबकि ये वेलोसिटी अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखें, इसके पास एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है, v1 v2 v3 v4, वैल्यू जरूर अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये नहीं आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी अगर मैं इसको v से डिनोट कर लूं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ये तो 0 हो गया। आ गया कितना, एक्सेलरेशन, और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये आ गया। तो बस इसमें एक ही वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपके पास क्या आया, vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ, और a कितना है, ये है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी आ गई स्मॉल e v अपॉन एल एम टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, जहाँ से डिटेल्ड आपको पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपसे क्या क्या पूछेंगे, क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेरिवेशन तो आपने देख लिया, सो लेट्स सी। तो ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो कुछ चीज़ें तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर को बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। अब ये क्यों इंक्रीज होगी, तो अगर मैं इसकी पूरी सीक्वेंस भी यहाँ पे लिख दूँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। सही है। लेंथ ऑफ द वायर, देखो इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पे डिपेंड कर रही है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट्स। अब अगर लेंथ बढ़ा दूं वायर की, तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा, कोलिजन्स उतने ज़्यादा, कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो एक्सेलरेशन स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि कोलिजन हो जा रहा है, इससे पहले की स्पीड बढ़े बहुत ज़्यादा कोलिजन हो जा रहा है और अगला मोशन फिर नए सिरे से शुरू हो रहा है। पिछले मोशन में जो स्पीड एक्वायर की थी वो किसी काम की नहीं, नए सिरे से अगला जर्नी शुरू हो रही है। तो इसलिए जितने ज़्यादा कोलिजन ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम, राइट। फिर रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर का मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम, ये मैं अभी बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे तीसरा फैक्टर है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पे कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। और एक फैक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा
तो करंट डेंसिटी कम, करंट डेंसिटी कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम। ये इसको आप याद रखिएगा, काम आएगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।